हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एनहांस विद वंदना में। जो सूजस का ई बुलेटिन 11 फरवरी 2026 का मैंने अपलोड किया, उसके अंदर वॉइस का इशू आया है। साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, उस वजह से सिर्फ उसमें केवल जो पीडीएफ मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो दिख रहा है और उस पर कुछ कंटेंट जो मैंने लिखा है वो उसमें शो हो रहा है। साउंड का इशू है, बट कोई नहीं। अभी जो राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने बजट से रिलेटेड प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसके अंतर्गत बजट 2026-27 जो कि 11 फरवरी को जो है उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी ने जो प्रस्तुत किया है, उसमें जो मेन की हाइलाइट्स है उनको सरकार ने स्वयं अपने स्तर से हाईलाइट करने का प्रयास किया है। तो अभी हम भी उसमें यही करने वाले हैं। पहले इस पीडीएफ को पढ़ेंगे और उसके बाद में मैं शॉर्ट नोट्स क्योंकि बनाऊंगी, बजट से रिलेटेड खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स में बनाऊंगी और आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगी। तो ये काम साथ साथ चलता रहेगा। तब तक के लिए हम जो सरकार की तरफ से जो दस्तावेज आया है उसको पढ़ लेते हैं। ये ज़रूरी दस्तावेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहली न्यूज़ है जो राजकोषीय संकेत है वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। देखिए, वेट, देखिए राजकोषीय संकेतक हम पढ़ेंगे कि जो फिजिकल से रिलेटेड क्या क्या इंडिकेटर्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, पहला तो ये बजट टोटल कितने करोड़ रुपए का है। तो देखिए, ये जो बजट है ये टोटल है 6,10,956 करोड़ रुपए का। तो एक तो ये आंकड़ा आपके याद होना चाहिए। बजट कितने का है? 6,10,956 करोड़ रुपए। बार बार बोलिए, 6,10,956 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें से अब अलग अलग चीज़ें होती है। एक होती है राजस्व प्राप्तियाँ, एक होता है राजस्व व्यय। तो हमको दोनों देखने होते हैं, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, यानी सरकार को कितना राजस्व मिला है, और व्यय का मतलब सरकार ने कितना रेवेन्यू खर्च किया है। इन दोनों का जब हम अंतर निकालते हैं तो हमें मिलता है राजस्व का घाटा। राजस्व का घाटा जो कि वास्तविकता में तो कम होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, अब सरकार को अनुमान बता रही है सरकार की 2026-27 के बजट अनुमानों में 3,25,740 करोड़ रुपए, 14 लाख रुपए सरकार को क्या मिला है? ये मिला है सरकार को राजस्व प्राप्ति। इसके अलावा सरकार को व्यय कितना मिला है? देखिए, सरकार का व्यय हुआ है 3,50,54 करोड़ 7 लाख रुपए। तो आप देख रहे हैं 3,25,000 के समथिंग तो आपको मिल रहा है रेवेन्यू, और 3,50,000 आपने कर दिया खर्चा। तो आपको मोटा मोटा अंतर यहाँ पे दिख रहा है कि लगभग 25,000 के समथिंग जो करोड़ 25,000 करोड़ का क्या चल रहा है, हमारे घाटा चल रहा है। तो देखिए, आगे सरकार ने इसको क्लैरिफाई भी किया है कि जो राजस्व घाटा है जो कि हम कैसे निकालते हैं, राजस्व घाटा बराबर राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय। ये जब हम करते हैं, प्राप्ति में से हम व्यय को घटाते हैं। इस प्राप्ति में से यदि हम इस व्यय को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये राजस्व घाटा मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। राजस्व घाटा कितना है? 24,313 करोड़ 93 लाख रुपए का हमारे क्या है? राजस्व का घाटा है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम देखते हैं राजकोषीय घाटा कितना है। राजकोषीय घाटा आपको एग्जैक्ट याद नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका परसेंटेज याद होना चाहिए। राजकोषीय घाटा 79,492 करोड़ 52 लाख रुपए है, जो कि जीएसडीपी का 3.69% है। जीएसडीपी क्या होता है? देखिए, जब हम देश की बात करते हैं तो हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन जब हम स्टेट की बात करते हैं, हम किसी राज्य विशेष की बात करते हैं, तो हम जीएसडीपी निकालते हैं, जिसका मतलब है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जो तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है ये जीडीपी का यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 3.69%। आपको ये आंकड़ा याद करना है। आपको राजस्व घाटा पता होना चाहिए, आपको मोटा मोटा राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां, और सबसे मेन आपको बजट के आकार का पता होना चाहिए। बजट का आकार है 6,10,956 करोड़ रुपए। हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। ये देखिए, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, ये देखिए, राज्य सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हम देखते हैं कि हमारी जीडीपी का जो साइज़ है वो कितना हो गया है। तो देखिए, जीडीपी 2026-27 में बढ़ करके 21,52,100 करोड़ रुपए हो चुकी है।
21,52,100 करोड़ रुपए। आपको बार बार ये आंकड़े बोलने हैं, बार बार इन आंकड़ों को देखोगे तो आपको याद होगा। जीडीपी कितनी है? 21,52,100 करोड़। जबकि बजट कितना था? बजट कितना था? 6,10,956 करोड़। जीडीपी कितनी है? 21,52,100 करोड़ रुपए। 21,52,100 करोड़। बोलिए जीडीपी कितनी है? 21,52,100 करोड़ रुपए। अब हमने जो विकसित राजस्थान 2047 डॉक्यूमेंट सरकार ने जारी किया था, उसके अंदर सरकार ने 10 जो है संकल्प लिए थे कि इन 10 संकल्पों को यदि हम पूरा कर लेंगे तो हम 2047 तक क्या बन जाएंगे? विकसित प्रदेश, विकसित राज्य बन जाएंगे। तो सरकार ने इन्हीं 10 संकल्पों को आगामी जो बजट है 2026-27 इसके अंदर किस नाम से परिभाषित करा है? 10 स्तंभ। आप पूरा बजट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको पूरे 10 स्तंभ दिखेंगे। इन 10 स्तंभों के अंदर बजट की जानकारियाँ दी गई है। तो देखिए इसी तरह से अब हम बजट के स्तंभों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला स्तंभ देखिए, पहला स्तंभ जो है वो है अवसंरचना का विस्तार। आप जानते हैं किसी भी देश को यदि विकसित होना है, किसी भी क्षेत्र को विकसित होना है तो बुनियादी अवसंरचनात्मक ढांचा होना एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। इसका मतलब है कि यदि कहीं पे भी बुनियादी ढांचे की कमी है तो हम उस प्रदेश को, उस क्षेत्र को, उस राज्य को, उस इकाई को कभी भी विकसित नहीं कह सकते। विकसित है इसका मतलब है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो देखिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए सरकार स्टेट हाईवेज बनाएगी। आरओबी, आरयूबी, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स, ये हमारे काम का नहीं है। इसके अलावा नॉन पैचेबल क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए सरकार क्या करेगी? ये आपको लगता है कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है? नहीं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्यों पढ़ा रही हूँ? शायद कोई भी टीचर यूट्यूब पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ाता होगा, और पढ़ाते हो तो शायद विरले 1 या 2 आपको मिलेंगे। ओरिजिनल पढ़ाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको फिल्ट्रेशन आना चाहिए। आज के टाइम पे ये जो हम 40% 50% क्राइटेरियाज पार नहीं कर पा रहे, इसका मेन रीज़न यही हो गया कि हम स्पून फीडिंग करने लग गए हैं। हमें जो मैटर दे दिए हम उस पर स्टिक रहने लग गए। हम खुद ब्रेन स्टॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम खुद से रिसर्च नहीं कर रहे हैं। जब आप तो खुद जानते हैं जब तक किसी चीज़ पे आप रिसर्च नहीं करेंगे आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ज़रूर से खुद रिसर्च करना सीखिए, खुद अपना कंटेंट खुद बनाना सीखिए। इसके बाद ये ज़रूरी है, देखिए आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथ बनेंगे जिसके सरकार के 500 करोड़ रुपए लगेंगे। तो आपको राशि याद करना भी ज़रूरी है। तो आप 250 के दुगने 500 ऐसे याद रखिएगा। अब 250 अटल प्रगति पथ क्या है? तो आप बोलेंगे मैम 250 बनेंगे, ये तो ठीक है, पर अटल प्रगति पथ क्या है? देखिए जो पहले से तैयारी कर रहा है पिछले साल से, उसे अटल प्रगति पथ के बारे में पिछले बजट में जानकारी है, लेकिन जो वर्तमान में अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा 5,000 वेट ऐसे मान लीजिए ये एक गांव है, एक ये ग्रामीण कस्बा है, ग्रामीण कस्बा है और इस गांव की आबादी 5,000 से ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा है। तो इस गांव के अंदर जो सड़कें बन रही हैं, ये वाली सड़कें मान लीजिए ये बन रही है, ये इस गांव के अंदर क्या बन रही है? सड़कें बन रही है। ये जो सड़कें हैं ये बनेगी सी फॉर सीमेंट और सी फॉर कंक्रीट। सीमेंट और कंक्रीट की जो सड़कें बन रही हैं, और क्या शर्त है इसकी? सिर्फ इसकी 2 शर्तें हैं कि एक तो ग्रामीण कस्बा होना चाहिए और दूसरी आबादी 5,000 से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। वहाँ पे सरकार सीसी रोड बनाएगी और इन सीसी रोडों का ही नाम निकाल दिया सरकार ने अटल प्रगति पथ। आप इसको APP से याद रखेंगे, अटल प्रगति पथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिस्टिक पार्क्स के पहुंच मार्गों के विकास। एक सेकेंड, लॉजिस्टिक पार्क्स जो है उनके लिए हम डेवलपमेंट करेंगे। मानसून की सड़कों की मरम्मत ये ज़रूरी नहीं है। एक थोड़ा सा ध्यान में यदि आप रखना चाहें तो ये रखिए कि आगामी 2 वर्षों में सरकार जो 1,000 किलोमीटर की लंबी सड़क है उसको तो स्टेट हाईवे में प्रमोट कर देगी, और जो 2,000 किलोमीटर लंबाई से ज़्यादा की सड़कें उनको मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत कर देगी। तो आप थोड़ा बहुत इस फैक्ट को याद रखिएगा कि 1,000 किलोमीटर लंबाई से ज़्यादा सड़कें हैं तो राज्य राजमार्ग में, और 2,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई की है तो मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत होंगी। फिर स्टेट हाईवेज बनेंगे, पुलिया बनेंगे, ये हमारे काम के लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं पेयजल, क्योंकि पहला बुनियादी अवसंरचना में हमने सड़कों के बारे में पढ़ा। अब सड़क के बाद में दूसरा अवसंरचनात्मक ढांचा क्या आता है? पेयजल।
तो देखिए पेयजल के लिए सरकार ने क्या सोचा है। पेयजल के लिए सरकार सोच रही है कि जो मुख्यमंत्री जल जीवन शहरी योजना पहले से चल रही है, जिसके तहत नल कनेक्शन दिए जाते हैं, उसमें सरकार थोड़ा व्यय बढ़ाएगी और पेयजल आधारभूत संरचना से संबंधित काम करेगी, जैसे टंकियां बनवाना वगैरह वगैरह, पाइपलाइंस वगैरह। इसके अलावा जो अमृत योजना चल रही है शहरी क्षेत्रों के अंदर पेयजल वगैरह के लिए, है ना, उसके लिए, तो उनके लिए आगामी वर्ष में 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। आपको ये डेटा याद होना चाहिए। अमृत 2.0 योजना, क्योंकि जो मैंने सूजस पढ़ाई थी उसमें बाकायदा मोटी हेडलाइन दी हुई थी कि अमृत 2.0 योजना जो है, ये जो अटल जी के नाम पे आता है इसका फुल फॉर्म, उसके लिए आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। आपको ये याद रखना है। ट्रांसमिशन लाइन बिना काम की है। थोड़ा बहुत यदि आपको एक माइंड में फैक्ट याद रहे तो ये रखना है कि 600 ट्यूबवेल और 1200 हैंडपंप लगाए जाएंगे। 600 ट्यूबवेल और 600 के डबल होते हैं 1200, तो 1200 क्या लगाए जाएंगे, हैंडपंप्स लगाए जाएंगे। 600 क्या लगाई जाएगी, ट्यूबवेल्स लगाई जाएगी। आपको ये भी डेटा थोड़ा याद रखना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है कि सशक्त जल प्रबंधन। सशक्त जल प्रबंधन, एक तो ये डेटा याद रखिए, जयपुर याद रखिए, इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। तो आपको ये डेटा याद रखना है कि जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बन रहा है, तो राजधानी जयपुर के अंदर बन रहा है। और कितने करोड़ रुपए की लागत से, आजकल राशि भी पूछने लग गए हैं, तो आपको 10 करोड़ याद आना चाहिए। सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में बन रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, और कितने करोड़ की लागत से, 10 करोड़। बार बार एक लाइन को बोलेंगे, इससे लाइन्स याद होंगी। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की स्थापना कर जयपुर में HCM रीपा सचिवालय एवं जल भवन में पायलट बेसिस पर, तो छोड़िए ये आप इतना याद रखिए, ब्यूरो कहाँ बनेगा वाटर यूज एफिशिएंसी का, जयपुर के अंदर बनेगा। नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेयजल सुविधा तथा नॉन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल के लिए राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी कि औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर पानी का किस तरह से यूज़ लिया जाए। इसके लिए राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी आएगी। तो 2 बुनियादी ढांचे आपने देखे। अब तीसरा बुनियादी ढांचा आप देखेंगे ऊर्जा क्षेत्र के अंदर। देखिए ऊर्जा में क्या सरकार ने घोषणा करी है। सरकार ने ये जो केवी लाइन्स है इनके बारे में बताया, ये बिना काम का है, हमारे लिए एग्जाम में ज़रूरी नहीं है। बीकानेर के अंदर क्या करेंगे सरकार, सोलर पार्क्स का डेवलपमेंट करेगी, वो भी जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से, यानी 2-3 कंपनियां एक साथ मिलकर के किसी सोलर पार्क का डेवलपमेंट करेंगी। इसे ही बोलते हैं जॉइंट वेंचर, यानी संयुक्त उपक्रम। उसका जो मालिकाना हक है वो किसी एक कंपनी का नहीं रहेगा। बीकानेर में देखिए महरासर, दीनसर, बराला, सवाईसर, कर्णीसर, भाटियान, बिकोलाई, इतनी जगहों पे तो बीकानेर में। और जैसलमेर के अंदर राघवा सेहुआ क्षेत्र के अंदर क्या बनेगा, 4,830 मेगावाट के क्या बनेंगे, सोलर पार्क्स के। आपको याद रखना है कि प्रश्न आ सकता है हाल ही में 2026-27 के बजट में कितने मेगावाट के सोलर पार्क की घोषणा हुई है, तो 4,830 मेगावाट के, 48-30 48-30 48-30 ऐसे बोलिए, 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का डेवलपमेंट हुआ है। और बीकानेर के ये जो सरसर वाले गांव है, मेहरासर, दीनसर, सवाईसर, कर्णीसर, बराला, बिकोलाई, भाटियान, यहाँ पे सोलर पार्क, और जैसलमेर के राघवा और सेहुआ क्षेत्र में भी सोलर पार्क का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी आपने देख लिया। ये था हमारा पहला स्तंभ। दूसरा स्तंभ है हमारा नागरिक सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में वृद्धि, यानी सरकार इस तरह की सुविधाएं डेवलप करें कि जो नागरिकों का जीवन स्तर है वो कैसा हो, क्वालिटेटिव हो। यानी जीवन काटना नहीं है, जीवन को जीना है, जीवन क्वालिटी के साथ में जीना है। तो सरकार का प्रयास है कि हम सुविधाओं को इतना बढ़ाएं कि जो जीवन स्तर है उसके अंदर क्या हो, वृद्धि हो जाए। तो देखिए इसके लिए क्या करेगी सरकार, सरकार स्ट्रीट लाइट्स लगाएगी 7 लाख। इसके अलावा पंचगौरव योजना जो आप जानते हैं, जिसके अंदर 5 चीज़ें देखी जाती है, इसके अंतर्गत आगामी वर्ष जिलों में आधारभूत संरचना, पर्यटन उन्नयन, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। शॉर्ट में यदि मैं आपको पंचगौरव योजना बताना चाहूँ तो पंचगौरव योजना के अंदर आपको पता है 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़, इसके अंदर कोई एक उपज देखी जाती है कि हर जिले के अंदर 5 चीज़ें देखी जाती है। एक उपज यानी कुछ ना कुछ वहाँ पे उपज होनी चाहिए। एक देखा जाता है वहाँ का उत्पाद क्या है, यानी उद्योग से रिलेटेड चीज़ देखी जाती है कि वहाँ कौन सा उत्पाद है जो फेमस है। इसके अलावा वहाँ पे देखा जाता है एक पर्यटन स्थल, कि वहाँ पे कौन सा पर्यटन स्थल है वो फेमस है। इसके अलावा वहाँ पे देखा जाता है एक खेल, किसी भी ज़िले के अंदर कि कौन से खेल को हम डेवलपमेंट करें। और इसके अलावा 5वीं चीज़ क्या देखी जाती है,
उपज हो गया, उत्पाद हो गया, पर्यटन स्थल हो गया, खेल हो गया, एक देखी जाती है वनस्पति की, वहाँ पे कौन सी वनस्पति है जो कि पूरे जिले को क्या कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये 5 देखा जाता है कि वहाँ कौन सी कृषि उपज है जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, कौन सा ऐसा उत्पाद है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कौन सा पर्यटन स्थल है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं, कौन सा खेल है जिसके अंदर हम बढ़ावा दे सकते हैं खेल को, और एक ऐसी वनस्पति जिसका कि हम व्यावसायिक उपयोग, प्राकृतिक रूप से कुछ औषधि निर्माण में उपयोग कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिले में इन सभी क्षेत्रों का यदि हम डेवलपमेंट करेंगे तो जिले का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और जिले के अंदर राजस्व का सृजन होगा, रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय लेवल पे रोजगार बढ़ेगा, जो कि आज के डिमांड की आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड है। तो देखिए ये थी पंचगौरव योजना। अब देखिए स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के लिए राज्य सेतु फंड बनाया जाएगा। देखिए राज्य सेतु फंड, आपको इसका क्या याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है। देखिए इसकी फुल फॉर्म देखिए, राजस्थान, एस फॉर स्ट्रक्चर्ड, ई फॉर इनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। यानी क्या है कि राजस्थान में अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर फाइनेंसिंग करनी है, ट्रांसफॉर्मेटिव फाइनेंसिंग करनी है, तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड क्या बनाना है, इनेबलर बनाना है। ये कहाँ कहाँ, स्थानीय निकायों और राजकीय उपक्रमों के लिए फंड बनाना है, एक ऐसा फंड जो वित्तीय सहायता प्रदान करेगा किसको, स्थानीय लोकल जो बॉडीज़ हैं उनको, और जो राजकीय उपक्रम है उनको। तो इसका एक फुल फॉर्म दोबारा से देखिए, राजस्थान स्ट्रक्चर्ड इनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड। तो इस तरह से आपको ये 2 स्तंभ भी याद हो गए। तीसरा स्तंभ देखिए, तीसरा स्तंभ है औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन। देखिए तीसरा स्तंभ देखिए, औद्योगिक विकास करें और निवेश को क्या दे, प्रोत्साहन दे। औद्योगिक क्षेत्र एवं आधारभूत संरचनाओं के लिए लैंड एग्रीगेशन का विकल्प है। इसके अलावा आपको जो ज़रूरी याद रखना है वो ये है कि समस्त संभाग मुख्यालयों पे, ये देखिए संभाग मुख्यालय याद रखिए, ये लाइन ज़्यादा याद रखिए, संभाग वाली गलती होने की ज़्यादा संभावना रहती है। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी पे स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 350 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होंगे। तो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी वो भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए कहाँ पे, संभाग मुख्यालयों पे। इसके बाद देखिए लॉजिस्टिक्स हब के लिए इनलैंड कंटेनर डिपोज बनेंगे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनेंगे। राजस्थान फाउंडेशन जो कि प्रवासी लोगों के लिए काम करता है, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा, इसके अंतर्गत 14 नए चैप्टर्स जोड़े जाएंगे। तो आपको ये भी याद रखना है, 14 नए चैप्टर्स। माटी कला से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको 5000 इलेक्ट्रिक चाक दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसपे वो माटी से संबंधित अपनी कलाकृतियों का निर्माण कर सकते हैं, मूर्तियां बना सकते हैं, जो भी टेराकोटा का काम वो करते हैं वो कर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके अलावा राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो पॉलिसी है 2024, इसके अंतर्गत यदि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यदि कोई संस्था सूक्ष्म एवं लघु इकाई है और वो लोन ले रही है, तो उनको मार्जिन मनी उपलब्ध कराए जाने के लिए भी सरकार ने 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि कम से कम उनको मार्जिन मनी तो मिलनी ही चाहिए। फिर देखिए चौथा स्तंभ, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, की ये जो मानव है ये कब सशक्त होगा, जब इसका कल्याण होगा, जब इसका विकास होगा, जब इसको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी जो आधारभूत चीज़ें हैं ये मिलेगी। तो अब फोर्थ के अंदर जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसका हमको क्या करना है, सशक्तिकरण करना है। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको युवा विकास जो है वो करना पड़ेगा। देखिए तो युवाओं के विकास एवं कल्याण के लिए सरकार की क्या प्रयास है, सरकार ने कहा कि हमने युवा नीति, कौशल नीति, रोजगार नीति जो है वो लागू कर दी है, हमने 4 लाख भर्तियां दी हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो ये है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एक योजना है जिसके अंदर 1 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। और क्या है, अब स्वरोजगार करना है और युवाओं को करना है, तो खुद से पैसे नहीं आएंगे, तो उनको क्या लेने पड़ेंगे, पैसे लेने पड़ेंगे। पैसे लेने यानी लोन लेना है, तो लोन कौन देना चाहती है, सरकार कहती है हमसे लोन लो, 10 लाख रुपए तक का यदि आप लोन लोगे तो हम आपको 100% ब्याज फ्री कर देंगे, यानी 100% ब्याज में छूट मिल जाएगी। इसके साथ ही मार्जिन मनी में भी आपको क्या मिल जाएगी, थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल जाएगी। इस पर सरकार का कितना खर्चा बैठेगा, इस पर सरकार का बैठेगा 10,000 करोड़ का खर्चा। तो देखिए आप तो सिर्फ 1000 याद रखिए, 1000 करोड़ का खर्चा बैठेगा, 1 लाख युवाओं को लाभ देना है
और 10 लाख, ऐसे याद रखिए, और 10 लाख रुपए तक के लोन पे क्या मिल जाएगी, 100% की छूट मिल जाएगी। देखिए एक ही नंबर के अंदर आपके सारे काम हो जाएंगे। देखिए कितने, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलाएगी सरकार, जिसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक के लोन पे 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा और मार्जिन मनी में भी छूट दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ है, जिस तरह से सेंटर के अंदर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसी की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनेगी, RSTA, जिससे क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा क्योंकि आजकल स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, सरकार चाहती है कि हम जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने, यानी हम खुद जॉब का निर्माण करें। इसके लिए सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है, वाइब्रेंट प्रोग्राम। तो आपको इस बजट से यदि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं मानती हूँ कि क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बहुत अलग अलग तरह की इस बार फुल फॉर्म से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने कुछ पहले चलाई है, जैसे पहल, सवेरा, वाइब्रेंट, राइज, ये सब जो है आपको लोकल नेम लगेंगे, लेकिन इनको याद करना बहुत टफ वाला काम हो जाएगा, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। तो देखिए, वी का मतलब है वैल्यू ड्राइवन, आई का मतलब है इनोवेशन एंड बिजनेस, बी का मतलब है बिजनेस, आर का मतलब है रिसर्च, फॉर एस्पिरेशन, ए का मतलब एस्पिरेशन, एन का मतलब नर्चरिंग, टी फॉर टैलेंट, यानी टैलेंट को नर्चर करना है, बिजनेस के लिए रिसर्च करनी है, और साथ में वैल्यू ड्राइवन, यानी ऐसा इनोवेशन करना है जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकले। ऐसा नहीं हो कुछ भी ऐसा बना दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो किसी के लिए कुछ भी काम नहीं आ रहा, सिर्फ आपने अपनी एनर्जी को, टाइम एंड पैसे को फिर बर्बाद कर दिया। ऐसा काम नहीं होना है। स्टार्टअप को डेवलप करना है और क्वालिटेटिव तरह के हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ऐसा सरकार का प्रयास है। इसलिए सरकार ने एक नया प्रोग्राम चलाने की घोषणा की है, वाइब्रेंट। नाम ही देखिए कितना वाइब्रेंट है, वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट। तो ये फुल फॉर्म आपको बाकायदा याद करनी है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए अब आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्र। देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूँ ये क्या होते हैं। ये स्कूलों में, कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो बालिकाएं हैं उनको आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं, जैसे उन्हें कराटे क्लासेस, उनको सेल्फ डिफेंस क्लासेस, उनको इस तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है कि विषम परिस्थिति के अंतर्गत वो अपना बचाव किस प्रकार से करें। तो ये एक बहुत ही अच्छी सराहनीय सरकार का प्रयास है। तो सरकार ने इसके लिए और क्या किया है, सरकार ने कहा है कि हम 150 महाविद्यालयों में ये केंद्र बनाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे लगभग 25,000 जो छात्राएं हैं वो लाभान्वित होंगी। कितनी छात्राएं लाभान्वित होंगी, 25,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी। नेक्स्ट अब आप देखिए, अब मैं अभी स्टार्टअप की बात कर रही थी, स्किल क्वालिटी। तो सरकार चाहती है कि इसके लिए कॉलेजों में भी कुछ काम हो, कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए रोजगार परक कौशल हो, करियर गाइडेंस हो, डिजिटल उनकी मेंटरिंग हो। इसके उद्देश्य से सरकार एक ड्रीम प्रोग्राम चलाएगी। अब नाम ड्रीम है, लेकिन इसका वो देखिए फुल फॉर्म देखिए, डी फॉर डिजिटल रेडीनेस, यानी जो युवा है वो डिजिटली किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो, उसके अंदर डिजिटल असाक्षरता नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम आज जिस तरह से डिजिटल हर काम को करे जा रहे हैं, लेकिन युवा उन डिजिटल चीज़ों के प्रति अवेयर नहीं है, वो उनका यूज़ करना नहीं जान रहा है, उसके प्रति उसमें रेडीनेस का अभाव है। तो सरकार चाहती है हम हर डिजिटल चीज़ के प्रति क्या हो, तत्परता दिखाएं। एंड एम्पावरमेंट, उसको एम्पावर करें थ्रू किसके द्वारा, असिस्टेड मेंटरिंग। हम इस तरह की मेंटरिंग करें कि वो डिजिटली रेडी हो जाए और उसका क्या हो जाए, एम्पावरमेंट हो जाए, उसका सशक्तिकरण हो जाए। इस तरह के प्रोग्राम चलाने हैं। कहाँ पे चलाने हैं, महाविद्यालयों में, कॉलेजों में चलाने हैं। तो ये सरकार की एक बहुत ही क्या बोलते हैं, सराहनीय कदम हम कह सकते हैं कि कम से कम हम जो शिक्षा लें वो इस तरह की तो हो जो हमें स्किल प्रोवाइड कराए, हमें रोजगार दें। उस शिक्षा का क्या मतलब जिससे हमें रोजगार की प्राप्ति ही ना हो। लगभग 50,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। देखिए नेक्स्ट, नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए राज सवेरा। देखिए जब जागो तभी सवेरा, ये किसके लिए बोल रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा, ये बोल रहे हैं नशे वाले आदमी के लिए। तो अब ज़िंदगी में कभी भी आपको दिखे ना नशे वाला आदमी कुछ करता हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, अरे भाई उठ, जब जागे तभी सवेरा, नशा मुक्त राजस्थान। तो देखिए नशा मुक्त राजस्थान, और इसके लिए सरकार ने जो चलाया है वो चलाया है राज सवेरा। एस का मतलब है स्टेट वाइड, ए का मतलब है एंटी ड्रग्स, वी का मतलब है विजिलेंस, ई का मतलब है एनफोर्समेंट, आर का मतलब है रिहेबिलिटेशन, एंड
ए का मतलब है अवेयरनेस। तो देखिए क्या है कि स्टेट वाइड यानी पूरे राज्य में एंटी ड्रग्स को काउंटर करने के लिए, उसकी विजिलेंस, उसकी निगरानी करने के लिए, उसका एनफोर्समेंट करने के लिए, और साथ ही साथ क्या करना है, रिहेबिलिटेशन। उन्होंने जब छोड़ दिया है तो उनको पुनर्वास की व्यवस्था भी तो करनी है, और साथ में लोगों को क्या करना है, जागरूक भी करना है। तो ये सवेरा शब्द किसके लिए है, ये आपके और हमारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो नशे की आदत में नशेड़ी हो चुके हैं, अपनी आदत से मजबूर हो चुके हैं, वो छोड़ना चाहते हैं। तो सरकार भी उनका साथ देना चाहती है, और सरकार एक प्रोग्राम लेके आ रही है जिसका नाम है राज सवेरा कार्यक्रम। तो देखिए आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक जिले के अंदर क्या बनेगा, जिले कितने हैं, 41। तो प्रत्येक जिले के अंदर बनेगा, क्या बनेगा, प्रत्येक जिले के अंदर क्या बनेगा, इंडस्ट्री पार्टनर्स को सरकार जोड़ेगी, और स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट बनेगा। प्रत्येक जिले में एक इंस्टीट्यूट बनेगा जो स्किल डेवलप करेगा और वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा देगा, न केवल स्कूली शिक्षा जो कि सिर्फ कागजों में सीमित है, बल्कि ऐसी शिक्षा जो स्किल सिखाए, जो क्या करे, हमें रोजगार दे। तो ये प्रत्येक जिले में बनेगा। इसके अलावा उभरते स्टार्टअप्स की मेंटरिंग और स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम चलाया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स तो बन जाते हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, वो बीच में ही बंद हो रहे हैं। तो इसके लिए सरकार चाहती है कि उनको प्रॉपर मेंटरशिप मिले, उनकी स्केलिंग की जाए। इसके लिए सरकार चलाएगी आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम। और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त नवीन टेक्नो हब्स बनेंगे। ठीक है, अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा देखिए क्या है, इसके अलावा देखिए 8वीं 10वीं और 12वीं में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनको स्वयं के स्तर पर ही लैपटॉप या टैबलेट लेने के लिए ई वाउचर दिया जाएगा 20,000 रुपये तक का। आज तक तो आपने देखा है टैबलेट और लैपटॉप की डायरेक्टली प्रोवाइड करवाए जाते हैं सरकार के द्वारा बच्चों को, लेकिन अब सरकार चाहती है कि वो स्वयं के स्तर पर खरीद लें। सरकार उनको 20,000 रुपये क्या कर देगी, ई वाउचर दे देगी। 9वीं कक्षा में यदि कोई छात्रा जा रही है तो साइकिल सरकार पहले देती थी, अब सरकार साइकिल के लिए भी क्या दे देगी, ई वाउचर दे देगी। 1 से 8 के जो बच्चे हैं जो कि 40 लाख से ज़्यादा है उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म देंगे। उसके लिए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी उनके खाते में डायरेक्ट पैसा डाल दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के टॉयलेट सुविधा से वंचित रहे समस्त विद्यालयों में टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा, मरम्मत की जाएगी, जीर्णोद्धार किया जाएगा। अब देखिए एग्ज़ाम के लिए चीज़ आई है नई, राज पहल, P फॉर पोर्टेबल, A फॉर एसेस, फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग, यानी किसी का समग्र शिक्षा देनी है किसी को, तो उसके लिए क्या करना है, पोर्टेबल स्कूल्स है वो बनाने। पोर्टेबल एसेस, पोर्टेबल क्या होती है, किसी भी चीज़ को आप यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, पोर्टेबल है। प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स बनेगा। ये किसके लिए बनेगा, जो गाड़िया लोहारा जो समुदाय है, बंजारा समुदाय है, ये क्या करते हैं, ये एक स्थान पे नहीं टिकते हैं। घुमंतु जो लोग होते हैं तो उनके बच्चों को भी औपचारिक शिक्षा मिले, फॉर्मल एजुकेशन मिले। इसके लिए सरकार चाहती है कि हम हर ज़िले में एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जो ऑन व्हील्स हो, जो मूवेबल हो, जो पोर्टेबल हो। तो सरकार की एक अच्छी पहल है। कौन सी पहल अच्छी पहल है, ये पहल ही अच्छी पहल है। क्या कि हम घुमंतु, गाड़िया लोहार, बंजारा जो समुदाय है उसको हम क्या दें, एजुकेशन दें। ये सोच आप देखिए, आप इस सोच के पीछे का कारण जानिए, किस लेवल तक हम इस चीज़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए प्रदेश के 1000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। तो आपको ये डेटा याद रखना, कितने स्कूलों में, 1000 स्कूलों में एआई के लिए क्या बनानी है, लैब बनानी है। इसके अलावा अब देखिए क्या होगा, 400 स्कूलों को, कितनी स्कूलों को, पहला इफेक्ट 400 स्कूलों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज में बदला जाएगा। अब सीएम राइज क्या है, जैसे पीएम श्री है, आपको याद है पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, है ना, सेम वही की वही चीज़ अब मुख्यमंत्री जी अपने लेवल पे करें, सीएम राइज स्कूल बनेंगे। जिसका मतलब आर का मतलब है राजस्थान, आई का मतलब है इनोवेटिव, एस का मतलब है स्कूल, और ई का मतलब है एक्सीलेंस। यानी राजस्थान में ऐसे स्कूल्स हों जो इनोवेटिव है और क्या है, एक्सीलेंस है। तो ये क्या है, सरकार का प्रयास है। 1000 करोड़ का खर्चा होगा, 400 विद्यालयों के दिन चमकने वाले हैं। क्यों, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो सीएम राइज में कन्वर्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स जो है वो ग्राम पंचायत के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे भी आयोजित करवाए जाएंगे। अब देखिए एक और फुल फॉर्म आ गई आपके लिए, मैं कह रही हूँ ना ये बजट आपके लिए क्या है, फुल फॉर्म्स का भंडार है। तो जितनी ज़्यादा ये फुल फॉर्म्स है ये याद कीजिए, फिर हम एक पेज पे इन सबको लिख लेंगे और एक साथ याद कर लेंगे।
अब देखिए राज्य सुरक्षा योजना लाएगी सरकार। अब क्या है ये राज्य सुरक्षा योजना? ये है कि मान लीजिए सड़क दुर्घटना हो गई, किसी लेडी की डिलीवरी में कोई इश्यू है, हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसी जो इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें जो मरीज है इनको क्या चाहिए? इमरजेंसी में त्वरित उपचार चाहिए। इसके लिए सरकार क्या योजना लाई है? राज्य सुरक्षा, जहाँ एस फॉर सिस्टम, यू फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स, ए फॉर एक्सीडेंट, स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एसेस। तो देखिए क्या है इसका पूरा नाम, कि राजस्थान में एक ऐसा सिस्टम हो, किसके लिए? अर्जेंट रेस्पॉन्स। अर्जेंट रेस्पॉन्स कहाँ देना है? एमरजेंशियल सिचुएशंस में। एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एक्सीडेंट्स वगैरह के लिए, की रोकथाम के लिए, और उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। योजना का नाम क्या है? राज्य सुरक्षा। अब सुरक्षा तो आपको पता है स्वयं की ही करनी है। कहाँ कहाँ करनी है? सड़क दुर्घटनाओं में, प्रसूति समस्याओं में, हार्ट अटैक जैसी चिंताओं में। तो राज्य सुरक्षा, राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स, एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एसेस। तो फुल फॉर्म्स आर मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बजट। नेक्स्ट अब देखते हैं एक और आएगी, देखिए राज्य ममता। अब ये क्या है? सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य है। यानी आजकल क्या है, हमारे पास में भौतिक सुख सुविधाएं खूब है, हमारे पास में इतने संसाधन हैं जितने शायद पहले के व्यक्तियों के पास नहीं थे, फिर भी हम उनसे कम खुश हैं। आज हमारे पास मेंटल पीस की कमी है। क्यों? क्योंकि आज हम अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं, हमारे अंदर अवसाद, चिंता, आत्महत्या जैसी भावनाएं आ रही है। अभी कल ही जो अभी 1-2 दिन पहले ही गाजियाबाद की घटना आप सबके सामने, 3 नाबालिग बच्चियों ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या इसलिए हम सोशल मीडिया के को अपने जीवन में लेकर आए थे कि हम अपना जीवन को ही कुर्बान कर दें? नहीं, ये सोशल मीडिया हमारे लिए है, हम सोशल मीडिया के लिए नहीं है। ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखिए। दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ बदलती जीवन शैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु सरकार कौन सा प्रोग्राम ला रही है? राज ममता। अब ममता का फुल फॉर्म देखिए क्या है? मेंटल अवेयरनेस, मेंटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। यानी राजस्थान के अंदर क्या करना है? मेंटल अवेयर करना है, लोगों को मेंटरशिप करना है और ट्रीटमेंट करना है। किसका? सभी का। राजस्थान के सभी व्यक्तियों का क्या क्या करना है? यदि वो मानसिक रूप से थोड़े अवसाद में है, चिंता में है, तो उनके अंदर जागरूकता लानी है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है और उनका क्या करना है? इलाज करना है। तो ये है राज ममता प्रोग्राम। इसके अलावा मेंटल हेल्थ की जो केयर बनेगी, सेल बनेगा, वो बनेगा जिला मुख्यालयों पे। हर जिले के अंदर एक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित क्या बनेगा? एक प्रकोष्ठ बनेगा। जेके लोन चिकित्सालय जो कि जयपुर में बच्चों का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे आईपीडी टावर छोड़िए, आपके काम का नहीं है। 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर छोड़िए। इसके अलावा देखिए चिकित्सा महाविद्यालयों में ये भी छोड़िए। अब ये देखिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट, 100 करोड़ रुपए के खर्चे से क्या बनेंगे? अटल आरोग्य फूड कोर्ट। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा अब ये एक स्कीम है जो कि है मोक्ष वाहिनी योजना। अब आपको पता मोक्ष किसको चाहिए? मृत व्यक्ति को चाहिए। तो मृतक के जो पार्थिव शरीर है वो हॉस्पिटल की जो मोर्चरी से, ये आपका घर हाउस है, तो यहाँ तक जो डेड बॉडी लानी है उसके लिए जो खर्चा है वो अब क्या होगा? 0, निःशुल्क रूप से लाना है। इसके लिए कौन सी स्कीम लाएगी सरकार? मोक्ष वाहिनी योजना। तो छोटी सी योजना है, आप जैसे ही नाम देखेंगे वैसे याद हो जाएगी। 4 स्तंभ हमने देख लिए। पहला स्तंभ बुनियादी ढांचे का विस्तार, दूसरा स्तंभ हमने क्या देखा? दूसरा देखा हमने नागरिक सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त जो जीवन स्तर है वो बढ़ाना। तीसरा स्तंभ आपने क्या देखा? तीसरा स्तंभ हमने क्या देखा बताइए? देखिए ऊपर, थर्ड स्तंभ, तीसरा स्तंभ है औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन। चौथा स्तंभ था हमारा मानव संसाधन का सशक्तिकरण। अब बात करते हैं हम किस पे? 5वें पे। 5वां है सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, यानी सोशल सिक्योरिटी सभी के पास में हो। ये क्या है? 5वां। इसके लिए हम क्या बनाएंगे? रूरल विमेन बीपीओ, ग्रामीण के अंदर महिला वीपीओ बनेगा। कहाँ? जिला स्तर पे बनेगा। 100 करोड़ का खर्चा आएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना में यदि कोई लखपति दीदी यानी महिला लोन लेती है तो उस लोन की जो सीमा है वो कितनी कर दी? 1,50,000। यानी अब आप कितना लोन ले सकते हो लखपति दीदी से? आप ले सकते हो 1,50,000 तक का लोन, और सरकार आपको इस पर क्या देगी? अब ब्याज अनुदान देगी। सरकार पहले 1,00,000 रुपए पे ब्याज अनुदान देती थी, अब सरकार 1,50,000 रुपए तक का लोन भी यदि आप लोगे तभी भी आपको ब्याज में क्या मिलेगा? कुछ छूट मिलेगा। तो सरकार ने इसकी थोड़ी राशि बढ़ाई है। तो क्या है? मुख्यमंत्री लखपति दीदी यदि ऋण ले रही है, पहले ऋण 1,00,000 तक का लेती थी तो ऋण में ब्याज में क्या मिलती थी? छूट मिलती थी।
अब आप ऋण 1.5 लाख का लोगे तभी भी आपको क्या मिलेगी, ब्याज में छूट। तो क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है। इसके अलावा 50 नवीन एंटरप्राइजेस। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, देखिए, राज सखी स्टोर्स समस्त संभागीय मुख्यालयों पे, 7 संभाग है तो 7 स्टोर बनेंगे राज सखी, जो कि राजीविका शायद सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं। सरकार आगे इसके बारे में और बताएगी। इसके अलावा सभी जिलों में, आप ये याद रखिएगा, जिले, पंचायतें और संभाग, सभी जिलों में यानी 41 जिलों में सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बनेंगे। यानी आपके अंदर उद्यमिता का विकास हो, आपके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग हो, आपकी क्षमता संवर्धन हो, आप एक स्किल्ड पर्सन हो। इसके लिए हर जिले के अंदर चरणबद्ध रूप से यानी एक एक करके क्या बनाया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या बनाया जाएगा, सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है, जिसमें महिलाओं को लोन दिया जाता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी लोन दिया जाता है, इसके अंदर जो लोन की सीमा है, पहले 50 लाख तक का लोन ले सकते थे, अब बढ़ाकर कितना लोन ले सकते हैं, 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। इससे क्या होगा, महिलाओं के अंदर उद्यमिता की भावना का विकास होगा, वे रोजगार से जुड़ेंगी, उनमें स्किल डेवलपमेंट होगा, महिलाएं सशक्त होगी, महिलाओं का विकास होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा क्या है, 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा। ये देखिए, 11,000 अमृत पोषण वाटिकाएं। ये पोषण वाटिकाएं इस तरह से बनाई जाएंगी कि जो स्कूलों में एमडीएम वगैरह चल रहा है, इसके अंदर सब्जियों की ज़रूरत पड़े तो ये जो लोकल लेवल पे अमृत पोषण वाटिकाएं बनेगी, इनसे डायरेक्ट सब्जियां क्या ली जा सकती है, स्कूलों में काम ली जा सकती है। 11,000, हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो इसे करते हैं ना, 11, 21, 51, 101, तो उसी के तहत 11,000 क्या बनेगी, अमृत पोषण वाटिकाएं। कितना खर्चा, 500 करोड़ का खर्चा। इसके अलावा ये देखिए, राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी लाई जाएगी। यानी एजुकेशन पॉलिसी तो आप भी जानते हैं, आरटी वगैरह चल रहा है, लेकिन ये आंगनबाड़ी वाले बच्चों के लिए है। यानी अर्ली चाइल्डहुड, बचपन से पूर्व के लिए किस तरह से केयर की जाए, किस तरह से विकास किया जाए और किस तरह से उन बच्चों की क्या हो, एजुकेशन हो। इसके लिए सरकार क्या लाने वाली है, पॉलिसी लाने वाली है। तो क्या पॉलिसी का नाम है, राजस्थान स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पॉलिसी। इसके अलावा 7,500 आंगनबाड़ियाँ जो है उनको बहुत ही अच्छा बुनियादी ढांचे में, उन वहाँ पे अच्छे अच्छे जो कार्यक्रम है वो किए जाएंगे, पोषाहार वितरण अच्छे से होगा। इसके अलावा बच्चों के लिए अच्छे अच्छे इक्विपमेंट होंगे, तो उनको बोला जाएगा नंदघर। तो कितने नंदघर बनाए जाएंगे, 7,500 नंदघर बनाए जाएंगे। ये डेटा याद करना है। नंदघर कितने, 7,500, 225 करोड़ का क्या आएगा, खर्चा आएगा। इसके अलावा किशोरी बालिका योजना, जो कि राजस्थान के जो आकांक्षी जिले हैं, कितने जिले हैं राजस्थान में आकांक्षी, तो आप बोलेंगे 5 जिले हैं। अब मैंने पूछा कौन कौन से हैं, तो आपको कैसे याद करना है, इधर तो है धौलपुर, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। इधर सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, जैसलमेर। इसके अलावा है बारां, सिरोही और करौली। करौली, बारां और सिरोही, करौली, बारां और सिरोही, ये क्या है, 5 आकांक्षी जिले हैं जिनका निर्धारण किसने किया है, नीति आयोग ने किया है। तो यहाँ पे एक योजना चलती है किशोरियों से रिलेटेड, बालिका योजना, जहाँ किशोरियों को जागरूकता सिखाई जाती है, पोषाहार वगैरह के बारे में बताया जाता है, उनके लिए मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाता है, फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया जाता है, इन्हें हाइजीन वगैरह सिखाया जाता है। तो अब वो 5 जिलों में ना रहे केवल, इसके अलावा राजस्थान के 27 जो आकांक्षी ब्लॉक है, आकांक्षी खंड है, जिला नहीं, जिले से छोटा होता है खंड, तो 27 जो आकांक्षी खंड है वहाँ पे भी इस योजना के अंदर 50,000 से ज़्यादा बालिकाओं को क्या दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के कल्याण एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि हो, इसके लिए श्रम सेतु मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। श्रम सेतु मोबाइल ऐप में क्या होगा, जितने भी असंगठित क्षेत्र के कामगार श्रमिक हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एक डिजिटल लेबर चौक बनाया जाएगा, जैसा कि आपने कहीं देखा होगा, जो शहर होते हैं बड़े बड़े, वहाँ ऐसे लेबर चौक बने होते हैं जहाँ पे पर्सन खड़े होते हैं। सुबह सुबह यदि आप देखें तो वहाँ पर्सन खड़े होते हैं काम की तलाश में, कि कोई भी आए और उनको ले जाए। तो ये कितना अपमानजनक सिचुएशन है किसी के लिए, पूरे दिन वहाँ खड़े रहे और किसी ने भी काम के लिए नहीं ऑफर दिया, तो आपका वहाँ खड़े रहना क्या है, ये बेकारी है, बेरोजगारी है। तो सरकार ने कहा है कि हम ऑनलाइन आपको रजिस्टर करेंगे, डिजिटल लेबर चौक बनाया जाएगा। किसी को भी घर पे यदि लेबर वगैरह की ज़रूरत है, डायरेक्टली इस ऐप के ऊपर वो क्या कर सकता है, ऑफर दे सकता है। जिस भी व्यक्ति को इस रेट के अंदर काम करना होगा वो क्या करेगा, डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये कौन सा ऐप है, श्रम सेतु मोबाइल ऐप। अब नेक्स्ट देखिए, छठा स्तंभ क्या है। छठा स्तंभ पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर।
देखिए इसके लिए क्या किया जाएगा, अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन बनाया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने से जैसलमेर में टूरिज्म एकदम हाइप क्रिएट कर रहा है, हर कोई जैसलमेर जा रहा है। जैसलमेर ने बहुत अच्छा टूरिज्म के अंदर इस बार कमाया है। तो इसके लिए खूड़ी जैसलमेर के अंदर एक अल्ट्रा लग्जरी, लग्जरी नहीं अल्ट्रा लग्जरी STZ बनाया जाएगा, स्पेशल टूरिज्म जोन बनाया जाएगा। इसके अलावा कुलधरा गांव जो है जैसलमेर में, वहाँ पर्यटक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा भरतपुर में बनेगा ब्रज कन्वेंशन सेंटर 100 करोड़ रुपए का, तो ये एग्जाम में कन्फर्म आएगा, देख लीजिएगा आप। शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के अंतर्गत सीकर चूरू झुंझुनू में 660 से अधिक हवेलियां चिन्हित कर ली गई है और यहाँ पे इनको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट की लिस्ट है उसके अंदर शामिल करने का प्रयास सरकार कर रही है। इसके अलावा सरकार क्या करेगी, थार सांस्कृतिक सर्किट बनाएगी। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर, जहाँ जहाँ पे थार मरुस्थल का प्रसार है वहाँ वहाँ के सभी जो जिले हैं उनको जोड़ के सरकार क्या बना रही है, एक सर्किट बना रही है जिसका नाम क्या है, थार कल्चरल सर्किट, थार सांस्कृतिक सर्किट। इसके अलावा झुंझुनू में बनेगा वॉर म्यूजियम। झुंझुनू में क्या बनेगा, वॉर म्यूजियम। देखिए आप सभी जानते हैं राजस्थान से सर्वाधिक संख्या में सैनिक जो है देश की सेना में जाते हैं, लेकिन राजस्थान में भी जो शेखावटी के सैनिक हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। और शेखावटी में भी यदि मैं स्पेशली कहूँ तो झुंझुनू के जो सैनिक हैं वो ज़्यादा जाते हैं सेना में। तो उनकी शहादत को सलाम देने के लिए सरकार वॉर का एक क्या बना रही है, म्यूजियम यानी संग्रहालय बना रही है, युद्ध संग्रहालय बना रही है। कहाँ बना रही है, झुंझुनू में। तो देखिए फिर से रिपीट कीजिए क्या क्या है, खूड़ी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन, कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र, भरतपुर में ब्रज कन्वेंशन सेंटर, शेखावटी की कितनी हवेलियाँ 660 से अधिक चुन ली है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर में थार कल्चरल सर्किट, और इसके अलावा झुंझुनू में क्या, वॉर म्यूजियम। तो आपको ये भी याद हो गया। 6 स्तंभ हमने कर लिए, बताओ कितने बचे हैं, 4 स्तंभ और बचे हैं। देखिए 7वां स्तंभ, देखिए 7वां स्तंभ है सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन। हमें गुड गवर्नेंस लानी है और डिजिटल क्या लाना है, चेंज लाना है। इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स किए जाएंगे। समस्त नगरीय निकायों में क्या बनेंगे, स्मार्ट सेवा केंद्र बनेंगे। कहाँ, याद रखिए नगरीय निकायों में बनेंगे, क्या बनेंगे, स्मार्ट सेवा केंद्र बनेंगे, जहाँ जो नेक्स्ट जनरेशन की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में आपको सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 100 सेवाओं को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे भी स्टार्ट किया जाएगा। अब आप डायरेक्टली जैसे SSO पे अपना काम करते हैं ना, वैसे आप काम व्हाट्सएप पे भी कर पाएंगे। इसके अलावा 25,000 युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई मित्र के रूप में क्या दी जाएगी, अधिकृत किया जाएगा। कितनी, 25,000 युवाओं एवं महिलाओं को। तो ये भी एक अच्छा फैक्ट है। नई IT पॉलिसी भी लाई जाएगी, तो जब आएगी, जब पढ़ लेंगे तब तक क्या करेंगे, नाम जान के खुश हैं। 25,000 युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा। 8वां स्तंभ देखते हैं, अभी चल रहा है, सॉरी। अब देखिए स्टेट डेटा सेंटर की विभिन्न सुविधाएं जैसे को लोकेशन, क्लाउड स्टोरेज, बैकअप, साइबर सिक्योरिटी, ये सब जो है वो स्टार्टअप्स, MSME एवं नागरिकों को किफ़ायती दर पे मिले, इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन पॉलिसी लाई जाएगी। तो आएगी जब देख लेंगे। जियो स्पाशियल पॉलिसी लाई जाएगी, आपदा प्रबंधन वगैरह में काम आएगी हमें, इसलिए। इसके अलावा डेडिकेटेड डेटा एंड पॉलिसी स्ट्रेटजी यूनिट CM प्रमाण। देखिए नाम, देखिए अब नाम ऐसा लगेगा आपको, ये तो ऐसा रोज सुनते हैं हम सोच भी नहीं सकते इस नाम से ऐसी ऐसी जो फुल फॉर्म्स वो बना दी जाएगी। P फॉर पॉलिसी, R फॉर रिसर्च, A फॉर एनालिटिक्स, M फॉर मिजरेबल, A फॉर एक्शन एंड नेक्सस। क्या नाम है, पॉलिसी, रिसर्च, एनालिटिक्स फॉर मिजरेबल, एक्शन एंड नेक्सस। दोबारा बोलिए, पॉलिसी, रिसर्च, देखिए पॉलिसी, रिसर्च, एनालिटिक्स, मिजरेबल, एक्शन, नेक्सस। तो याद तो करना पड़ेगा, रट्टे लगाने पड़ेंगे ऐसी फुल फॉर्म्स के, तो इसका तो कोई इलाज भी नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन, या रट्टे भी नहीं लगाएंगे तो हमें कौन सा लिखना है मेंस वगैरह के अंदर, इस तरह से हमें तो ऑप्शन देखते से याद हो जाए, इस तरह से 3-4 बार आंखों के सामने से निकालना है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हम क्या लेंगे, राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0। तो आप पूछेंगे ये 2.0, तो राजस्थान जन विश्वास अधिनियम फर्स्ट क्या है, ये है कि सज़ा जो है, जैसे छोटे छोटे अपराधों के ऊपर भी जेल की सज़ा होती है, तो जिससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है। तो सरकार चाहती है कि हम क्या करना चाहते हैं, जनता में विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस बनाना चाहते हैं, राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो छोटे छोटे अपराधों में। इसके लिए सरकार ने जितने भी ऐसे छोटे अपराध हैं वहाँ से जेल वाला कॉलम हटाया और जुर्माना जोड़ दिया कि हम क्या ले लेंगे, फाइन ले लेंगे, जिससे क्या होगा, अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्याय दिया जाएगा। तो ये है जन विश्वास अधिनियम। इसके अलावा क्या है, ड्रोन पॉलिसी लाई जाएगी, स्टेट ड्रोन सेल बनेगा,
AI मशीन लर्निंग बेस्ड डेटा रिपोजिटरी बनेगी। मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस बनेगा। देखिए एक ऐसा एटलस सरकार बनाएगी जिसका नाम क्या है, मरुधरा राजभूमि, ये भी याद रखना है। और इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज बनेगी। इसके अलावा डीरेगुलेशन एंड बिजनेस रिफॉर्म 2.0 होगा। और इसके अलावा देखिए जैसे इंडिया के अंदर I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर है, वैसे ही राजस्थान में I4C की तर्ज पे क्या बनेगा, R4C। R4C का मतलब राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। देखिए 1C 2C 3C और 4C, इसका मतलब है 4C। I4C तो है इंडिया में और राजस्थान में क्या बनना है, R4C बनना है। अब कर्मचारियों का भी तो कुछ कल्याण हो, इसके लिए सैलरी अकाउंट पैकेज बनेंगे। मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य जो है सदन योजना आएंगी, तो इसके बारे में भी जब आएगी जब देखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को स्टेट पंचायत अवार्ड दिए जाएंगे, ये भी अच्छा सुझाव है। अब 8वां स्तंभ है कृषि बजट। हमेशा तो क्या आता था, कृषि बजट अलग से आता था, हरित बजट अलग से आता था। अभी क्या हो रहा है, 8वें स्तंभ के अंदर ही किसान और किसानों से संबंधित योजनाओं के बारे में बता दिया गया है। सिंचाई सुविधाएं बढ़ेगी, एग्जाम के लिए ज़रूरी है क्या, ये नहीं ज़रूरी है। इसके अलावा 50,000 सोलर पंप संयंत्र लगाए जाएंगे, थोड़ा याद रखने की ज़रूरी है। 1500 करोड़ का सरकार पे खर्चा आएगा। सोलर पंप संयंत्र कितने लगेंगे, 50,000। समस्त श्रेणियों के आवंटियों की कृषि भूमि के पटाया, ये जो पेटे बकाया किश्तों की राशि है, इसके अंदर ब्याज में 100% छूट मिलेगी, छोड़िए ये भी ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा क्या है, विभिन्न कृषि संयंत्रों पे भी सब्सिडीज़ मिलेगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है, 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, 96 करोड़ रुपए की लागत से स्थापना। अब आप पूछेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होता है। देखिए एक दुकान होती है जिसपे कृषि के अंदर जितने भी आपके औजार हथियार, जैसे ड्रिलिंग मशीन, कल्टीवेटर हो गया, ये सब जो होते हैं, ऐसी ड्रिल हो गई, ये सब क्या रहती है, इस कस्टम हायरिंग सेंटर पे रहती है। अब मान लीजिए किसान है जो थोड़ा गरीब है, उसके पास में पैसे नहीं है, वो बार बार अपनी मशीनों को जो है वो ख़रीद नहीं सकता है, बार बार क्या खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से उधार लेगा, अपना काम करेगा, पैसा जमा कराएगा और फिर वापस से जमा करा देगा। इससे क्या होगा, इसको रोजगार मिल गया और दूसरा किसान को जो अपना सामान चाहिए था वो भी मिल गया। तो ये क्या है, कस्टम हायरिंग सेंटर है। कितने बनेंगे, 500 बनेंगे सरकारी। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना आप जानते हैं, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत बीजों के मिनी किट है वो वितरित किए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या वितरित किया जाएगा, 90% सब्सिडी के ऊपर 70,000 क्विंटल बीज बांटा जाएगा, जिसपे सरकार का 50 करोड़ का खर्चा आएगा और 3 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। नेपियर घास एक पौष्टिक घास होती है, शायद मैं इसके बारे में सर्च करूंगी, आई एम सॉरी, ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। नेपियर घास क्या है, इसका निःशुल्क वितरण किया जाएगा, 5,000 कृषकों को नेपियर घास का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। कृषकों को डेटा ड्राइवन कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्रिसाइजन इनपुट मैनेजमेंट, क्रॉप प्लानिंग सपोर्ट, छोड़िए ये इतना ज़रूरी नहीं है। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम, ये देखिए पिछले बजट में भी आपने सुना होगा कि जो किसान हैं उनको जो देश विदेश की जो कृषि पद्धतियां हैं उनसे रूबरू करवाने के लिए, कि उस क्लाइमेट की जो खेती है वो हमारे यहाँ किस प्रकार से की जाए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए, रिसर्च करवाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए हमने इजराइल किसानों को भी भेजा था। वैसे ही सरकार अभी भी राज्य से बाहर किसानों को क्या देगी, एक्सपोजर विजिट करवाएगी। कितने किसानों को, तो आपको इस बार संख्या याद रखनी है, 3300 किसानों को सरकार कहाँ घुमाएगी, जगह जगह घुमाएगी, ताकि क्या सीखें हम, खेती के बारे में अच्छी अच्छी टेक्निक्स के बारे में सीखें। इसके बाद देखिए ग्रीन हाउस वगैरह के लिए सरकार जो अनुदान देगी, वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम आधारित खेती के लिए 5,000 कृषकों को अनुदान मिलेगा। 500 सोलर क्रॉप ड्रायर्स के लिए अनुदान मिलेगा। ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना के तहत ब्याज अनुदान मिलेगा। ओके, अब ये देखिए नेक्स्ट आ जाइए आप, राज गिफ्ट योजना। अब देखिए गिफ्ट, आप कितनी बार गिफ्ट बोलते हैं, पर अब सरकार का गिफ्ट देखिए क्या है, राज्य के विशिष्ट एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, यानी जो खेती में जो उपज प्राप्त हुई है उसको प्रोसेसिंग करके हमने जैसे प्रोडक्ट बना दिया, टमाटर की चटनी बना दिया, सेब का मुरब्बा बना दिया, आंवले का मुरब्बा बना दिया, ये प्रोडक्ट हो गया। इसको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलानी है और कृषकों को बेहतर मूल्य दिलवाना है। अब किसानों को बेहतर मूल्य दे रहे हैं हम, मान लिया आंवला किसान ने उगाया और मुरब्बा वगैरह बना, तो किसान को अच्छे पैसे मिलेंगे इस चीज़ के, तो किसान को हमने क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया। ऐसे याद रखिए, राज गिफ्ट योजना किसानों के लिए ज़रूरी है। जी फॉर ज्योग्राफिकल, आई फॉर इंडिकेशन, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स, ये गिफ्ट है किसान के लिए। क्या गिफ्ट है कि उसको जीआई वगैरह जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाएगा।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और किसान की तो क्या बदल जाएगी, आजीविका ही बदल जाएगी। तो ये क्या है, बहुत अच्छा फुल फॉर्म मुझे लगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स। तो देखिए ये भी अच्छा है। इसके अलावा गोदाम बनेंगे वगैरह वगैरह, राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव होंगे मसाले के ऊपर। अब ये ज़रूरी है, ये देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनियन एंड वेजिटेबल्स, प्याज और सब्जियों के लिए कहाँ पे, अलवर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर किन्नू, किन्नू के लिए आप जानते हैं श्रीगंगानगर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, मैंगो के लिए कहाँ पे, बांसवाड़ा में। तो ये 3 तो आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस याद होने चाहिए। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले आया था, आपको याद है, सशक्त जल प्रबंधन के लिए जयपुर में। और इसके अलावा प्याज और सब्जियों के लिए अलवर में, किन्नू के लिए श्रीगंगानगर में और मैंगो के लिए बांसवाड़ा में। देखिए ये आपका श्रीगंगानगर, ये आपका बांसवाड़ा और ये आपका अलवर। अलवर में किसका है, सब्जियों का और प्याज का। श्रीगंगानगर में किसका है, किन्नू का। और इसके अलावा बांसवाड़ा में किसका है, मैंगो का। अब ऑर्गेनिक फूड मार्केट बनेंगे, जहाँ पे जैविक जो फूड है उसके मार्केट लगेंगे। कहाँ कहाँ, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। एक साथ बोलिए, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। जोधपुर, कोटा, उदयपुर, JKU, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। क्या लगेगा, ऑर्गेनिक फूड मार्केट लगेगा। क्या लगेगा, ऑर्गेनिक फूड मार्केट। तो ये भी आपको याद हो गया। इसके अलावा प्रदेश के चयनित जिलों में 2000 को ट्रेनिंग देंगे। छोड़िए, नवीन मंडियाँ बनेगी, सब्जी मंडी सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर में। जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, उपहार विक्रय केंद्र बनेंगे। छोड़िए, पशुपालन डेयरी के लिए क्रमोन्नत किया गया है, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी हो गया कि जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो फंड था वो पहले 1000 करोड़ का था, इसे हमने बढ़ाकर 2000 करोड़ का कर दिया। यानी अब डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे जहाँ हम पहले 1000 करोड़ रुपए तक का खर्चा कर रहे थे, अब इस पर हम कितना कर सकते हैं, 2000 करोड़ तक का खर्चा कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये फैक्ट भी ज़रूरी है। इसके बाद में NCR जो रीजन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सरस के आउटलेट्स, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना आप जानते हैं, 1 लीटर पे 5 रुपए का अनुदान मिलता है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। दुग्ध उत्पादक संबल योजना, यानी जो दूध उत्पादन कर रहा है पशुपालक जो है, वो यदि सरकार को दूध बेचता है तो सरकार उसको 1 लीटर पे 5 रुपये क्या देती है, छूट देती है। ग्रामीण क्षेत्र में 1000 नवीन दुग्ध संकलन केंद्र बनेंगे। अलवर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा, तो ये भी याद रखना, जिसकी क्षमता है 3 लाख लीटर। यानी 3 लाख लीटर का जो दूध है उसको प्रोसेस करके वो कुछ ना कुछ फूड बनाएगा अलवर के अंदर। तो अलवर में एक तो प्याज और सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आया था और दूसरा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट आया था। 1 लाख पशुपालकों को हम वैल्यू एडेड दुग्ध आधारित उत्पाद, शुद्ध घी वगैरह के लिए ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा ये देखिए, पोल्ट्री फीड यूनिट कहाँ, तबीजी अजमेर में, ये भी याद रखना है। पोल्ट्री फीड यूनिट कहाँ, तबीजी अजमेर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स एंड अनियन अलवर में, और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी कहाँ, अलवर में। लेकिन तबीजी अजमेर में क्या, पोल्ट्री फीड यूनिट करनी है। अब हम बात करेंगे 90वें स्तंभ पे। अब हम बात करते हैं 9वां स्तंभ। 9वां स्तंभ हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता, जिसे हम पहले ग्रीन बजट बोल रहे थे। अब की बार वो ग्रीन बजट कौन से नंबर पे है, 90वें स्थान पे है। इसके तहत हम क्या चलाएंगे, मिशन हरियालो राजस्थान। आगामी वर्ष 10 करोड़ पौधे और लगाएंगे। आपको पता है हमने 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट लिया है। हमने 2 साल में 20 करोड़ लगा भी लिए हैं और अब नेक्स्ट साल हमको फिर से 10 करोड़ लगाने हैं। ऐसे करके हम 10 10 10 10 10 करके क्या कर लेंगे, 50 करोड़ पौधे लगा देंगे। इसके अलावा समस्त जिला मुख्यालयों में, यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, समस्त जिला मुख्यालयों में नमो नर्सरी बनेगी। पंचायत समिति जो ब्लॉक है वहाँ बनेंगे नमो वन। तो आपको याद हुआ, जिले में क्या, नर्सरी, और पंचायत समिति में नमो वन बनेंगे। अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर, 16 जिलों में, इन सबको मिलाते हुए 16 जिले हैं जहाँ ऑक्सीजोन्स बनेंगे। अब आपको पता है ये एक पार्क होंगे। अब आप जानते हैं पार्क में क्या है, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो 16 जिले जो हैं उनके अंदर ऑक्सीजोन बनेंगे। इसको याद कैसे रखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। तो आपको याद रह जाएगा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, यानी 16 ऑक्सीजोन्स का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ के अंदर बनेगा कुंभा बायोलॉजिकल पार्क। अभी तक आपने नाम नहीं सुना होगा बायोलॉजिकल पार्क, अब ये नया बायोलॉजिकल पार्क बनने वाला है कुंभा, कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। तो ये तो आपको नाम से याद हो जाएगा, कुंभा बायोलॉजिकल पार्क। इसके अलावा मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट आजकल देखने को मिलता है, जहाँ मानव और जानवरों के बीच में दिखता है कि जो लेपर्ड है वो सड़क पे चलता हुआ दिखता है, पैंथर का जो आक्रोश आप देखते हैं,
आपने पिछली न्यूज़ देखी थी, पैंथर ने एक बच्चे को घसीट घसीट के मार दिया था वगैरह वगैरह। तो इस कॉन्फ्लिक्ट पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार एक योजना लेके आने वाली है, जिस योजना का नाम है पृथ्वी योजना। योजना का नाम है पृथ्वी योजना। पृथ्वी प्रोजेक्ट फॉर रेजिलेंट एंड इंटीग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ वेलराइजेशन इनिशिएटिव। देखिए थोड़ी टफ है, हम सभी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हमारे लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, बट एक एक शब्द का यदि हम डिक्शनरी में मीनिंग्स वगैरह देखेंगे तो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी प्रोजेक्ट फॉर रेजिलेंट एंड इंटीग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ वेलराइजेशन इनिशिएटिव। 1500 करोड़ का सरकार के खर्चा आएगा, तो आप इसका मीनिंग देखिएगा ज़रूर से। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJSA 2.0 के तृतीय चरण के तहत आगामी वर्ष 5,000 गाँवों में 2,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। 1,000 हेक्टेयर का क्या बनेगा? लैंड बैंक बनेगा। ठीक है। अलवर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर में स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बनेंगे। यानी आपको किसका ट्रीटमेंट करना है? वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जीव है उनके ट्रीटमेंट के लिए कहाँ सेंटर खुलेगा? अलवर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर। तो आप मैप में देखिए, मैप में कोटा कहाँ है? यहाँ है। बूंदी कहाँ है? यहाँ है। उदयपुर कहाँ है? यहाँ है। सवाई माधोपुर कहाँ है? यहाँ है। और इसके अलावा जयपुर कहाँ है? यहाँ है। अलवर कहाँ है? यहाँ है। तो देखिए सारा इलाका यहाँ का है। आपको पश्चिमी राजस्थान और थोड़ा सा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान छोड़ना है, उत्तरी राजस्थान भी छोड़ना है। पूर्वी राजस्थान के अंदर जो है 1, 2, 3, 4, 5 जिले तो ये हो गए और छठवा उदयपुर हो गया। इन 6 के अंदर क्या बनेगा? वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स है उनके ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर बनेगा। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट फॉर एवियन डिजीज़, पक्षियों के अंदर जो रोग होते हैं, एवियन होता है पक्षियों के लिए जो रोग है, उसके लिए क्या उनके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा सेंटर, कहाँ कहाँ? भरतपुर में, केवलादेव भरतपुर में पक्षी आते हैं। सांबर जयपुर के अंदर आपको पता है वो प्रवासी पक्षी आते हैं, और मीठड़ी कुचामन के अंदर भी प्रवासी पक्षी आते हैं। तो जहाँ प्रवासी पक्षी आएंगे वहीं तो उनका इलाज करना है। कहाँ कहाँ? भरतपुर में, सांबर जयपुर में और मीठड़ी कुचामन में। तो ये याद हो गया होगा। इसके अलावा 2 चीज़ है, एक तो है इको पार्क, एक है नेचर पार्क। एग्जाम के अंदर बिल्कुल गलत मत करना, आपसे हो सकता है गलती हो जाए क्योंकि दोनों पास पास में है। देखिए बनेड़ा, शाहपुर, भीलवाड़ा में तो इको पार्क है, और टोडा राइसिंग टोंक में नेचर पार्क है। टोंक में नेचर पार्क है और भीलवाड़ा बनेड़ा जो है वहाँ पे क्या है? इको पार्क है। मेरे साथ साथ बोलिए, बनेड़ा भीलवाड़ा में इको पार्क है और टोडा टोंक में नेचर पार्क है। बार बार पढ़ने से चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप। इसके अलावा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए कहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर में। तो आपको याद रखना है सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग कहाँ पे? जयपुर में, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर किन्नू कहाँ पे? श्री गंगानगर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स एंड अनियन कहाँ पे? अलवर के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो बांसवाड़ा के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर मैनेजमेंट जयपुर राजधानी के अंदर। याद हो गया? यही हमको करना है। इसके अलावा बायोगैस के प्लांट हमको लगाने हैं, लेकिन PPP मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे लगाने। कहाँ कहाँ? जयपुर और जोधपुर के अंदर लगाने। बायोगैस प्लांट जयपुर, जोधपुर, बायोगैस प्लांट जयपुर, जोधपुर। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए जोधपुर में हमको अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना है, कि हम प्रदूषण का स्तर जैसे ही बढ़ने लगे उसी टाइम पे वार्निंग के जो सिस्टम्स वगैरह हैं वो हमको सूचित कर दे, जिससे हम प्रदूषण को बढ़ने से पहले ही उसकी रोकथाम कर लें। यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर क्या है? रोकथाम है। तो कहाँ पे? जोधपुर के अंदर हमने किया है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेतु जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। अब आपको पता है रिसर्च और डेवलपमेंट करनी है। अब रिसर्च कहाँ होती है? डेवलपमेंट कहाँ होता है? लैब्स के अंदर होता है। तो लैब बनानी है, लैब का नाम है स्टेट ऑफ द आर्ट। कहाँ बनानी है? जयपुर में बनानी है। क्या काम करेगी? पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण का कार्य करेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेतु जयपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला, जो कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण का काम करेगी। और इसके अलावा ये कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस कहाँ कहाँ लगेंगे?
थानागाजी, अलवर, बहरोड, नीमराणा, कोटपुतली, बहरोड, तिजारा, खेड़तल, बयाना, भरतपुर, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल इलाका है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, धुआं वगैरह वहाँ ज़्यादा है, प्रदूषण होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, CAAQMS, कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सेल स्थापित की जाएगी। इसके अलावा नॉइस मॉनिटरिंग स्टेशंस कहाँ कहाँ पे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर। इतना ज़रूरी नहीं है, आप इतने ज़िले याद मत कीजिए। ये देखिए, हर ज़िले में एक स्कूल चुना जाएगा जहाँ ग्रीन स्कूल प्रोग्राम चलाया जाएगा, यानी ग्रीनरी वगैरह को प्रमोट किया जाएगा, अवेयरनेस की जाएगी, ग्रीन एनर्जी का यूज़ लिया जाएगा, उसमें सब कुछ ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड होगा। तो वो कहाँ पे, प्रत्येक ज़िले का एक स्कूल होगा, यानी पूरे राजस्थान से टोटल 41 ज़िलों का चयन होगा जो कि ग्रीन स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। इसके अलावा समस्त ज़िलों में शवदाह के लिए क्लोज्ड कंबशन क्रीमेशन फर्नेस की स्थापना की जाएगी। तो ये भी समस्त ज़िलों में की जाएगी। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा, राज्य में पहली बार है। कार्बन क्रेडिट्स दिलवाकर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदूषण को कम करने तथा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के समुचित उपचार हेतु कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बालोतरा सहित अन्य स्थानों पर भी स्थापित किए जाएंगे। और नगरीय निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या लाई जाएगी, पॉलिसी लाई जाएगी। तो आई होप आपको ये 9 स्तंभ याद हो गए होंगे। 10वां स्तंभ है 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की मजबूत अर्थव्यवस्था स्थापित करना। 10वां संकल्प है, 10वां स्तंभ है, ये आपको याद रखना है। हमारा टारगेट है कि 2047 तक हम कितनी जो है हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए, $4.3 ट्रिलियन। बार बार देखिए, 2047 तक कितनी होनी चाहिए, $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए हमको खूब सारे प्रयास करने होंगे। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, कृषि बजट पिछले साल से कितना बढ़ाया, लगभग 7.5% की वृद्धि कर दी है। प्रदेश का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हो गया है। टेक्सटाइल वगैरह की अच्छी अच्छी पॉलिसी सरकार लेके आई है। तो ये अच्छा खासा हमने पढ़ लिया है, बजट के 10 स्तंभों को पढ़ लिया है। इसके अलावा इसमें जो दे रखा है सरकार ने क्या क्या किया है, GST 2.0 कम हुआ है, स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिली है, वगैरह वगैरह। ये क्या है, ये कर प्रस्ताव संबंधी बिंदु है, छोड़िए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर यदि कुछ ऐसा मटेरियल होगा तो हम किसी एक पेज पे लिख करके उसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये बजट का जो प्रेस नोटिफिकेशन है ये अच्छे से समझ में आया होगा। बजट के 10 संकल्प आपको समझ आए होंगे, 10 ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ आई होगी, आशा करती हूँ। बजट से रिलेटेड आपको कुछ कुछ ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ने से जो डर है वो कम हुआ होगा। मेरा प्रयास तो यही रहा है कि आप सरकारी दस्तावेज़ों को पढ़ना शुरू करें, अपने दिमाग का प्रयोग करना स्वयं शुरू करें। तो उम्मीद है धीरे 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 सुधार हम में आता जाएगा। एक दिन में महान कोई भी नहीं बनता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात रे सिल पर पड़त निशान, आप सभी जानते हैं। तो प्रयास करते रहिए, अपने जो तरीके हैं वो तरीके बदलने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि यदि पेपर का पैटर्न बदल रहा है तो हमारे प्रयासों का बदलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा तैयारी इस तरह से कीजिए कि आपको खुद को अपने ऊपर गर्व हो कि वाह क्या प्रिपरेशन मैंने की है, मुझे खुद से कोई शिकायत नहीं है। मेरा सिलेक्शन हो ना हो सब ईश्वर के भरोसे है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई खोटाई नहीं बरती है, कोई असावधानी नहीं बरती है, कोई जो लापरवाही है वो नहीं की है। तो इन्हीं बस यही शुभकामनाएं मान लो, चाहे आकांक्षाएं मान लो, चाहे उम्मीद मान लो, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि मेरा जो संदेश है वो आप तक क्लियरली पहुंच पाया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं रोकना चाहती हूँ। बाकी और कोई सुझाव यदि आप बजट से रिलेटेड देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज़ ओपन है, अच्छे से दीजिए। मैं आपके कमेंट्स देखती भी हूँ और उनको सॉल्व करने का प्रयास भी करती हूँ। ये जो चैनल है अब डेली वीडियोस इस पर आएंगे, कंटेंट रेगुलर रहेगा। सूजस ई बुलेटिन डेली आती है। इसके अलावा छोटे मोटे वीडियोस मैं वैसे भी डालती रहती हूँ। आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनके आंसर्स भी देने का मेरा प्रयास रहता है। स्कूल टाइम के बाद में ये सारे काम मैं करती हूँ, क्योंकि स्कूल टाइम में सिर्फ स्कूल की ड्यूटीज़ हो तो ज़्यादा सही है। हमें अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहना चाहिए। और भी कोई यदि आप मेरे से हेल्प चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ज़रूर से इस हेल्प को करेंगे, आपकी ज़रूर 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 मदद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहती हूँ कम से कम फरवरी तक तो हम 200-300 के सब्सक्राइबर तो हम अचीव कर लें,
क्योंकि आप अपना जो फीडबैक है वो इन्हीं ज़रियों के थ्रू मुझे दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। ईश्वर का हमेशा आशीर्वाद आप ईश्वर से मांगते रहिए और ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते रहिए कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप अपने आप को प्रूफ कर सकें। ओके, सो बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।